जौहरीपुर नामक एक गांव में सूखीराम नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी कमला और अपनी बेटी पुष्पा के साथ रहता था। सूखीराम ने कमला से कहा, भाग्यवान मैं जमींदार साहब के खेत में काम पर जा रहा हूँ। तुम बेटी पुष्पा को खाना खिला देना और अपनी बेटी का ख्याल रखना। ठीक है जी, मैं अपनी और अपनी बेटी का ख्याल रखूंगी। आज मेरी तबीयत फिर से खराब है, तो आते समय किसी डॉक्टर को ले आना। ठीक है कमला, मैं काम से लौटते वक्त किसी डॉक्टर को ले आऊंगा। तू परेशान न हो। यह कहकर सूखीराम घर से निकला। रास्ते में बस कमला की ही चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार बोला, अरे सुखीराम, तुम आ गए। जाओ, तुम अब खेतों में काम करो, तब तक मैं बाजार से लौट आता हूँ। और हाँ, मेरे आने तक खेत का सारा काम खत्म कर देना। मालिक, मेरी पत्नी का तबीयत खराब है, इसलिए घर जल्दी जाना है। वो मेरी पत्नी ने बोला है कि लौटते हुए किसी डॉक्टर को ले आना, इसलिए अगर आप आज हमें जल्दी छुट्टी दे देते हैं तो बहुत अच्छा होता। ये तू क्या कह रहे हो सुखीराम? तुम्हें पता है ना कि खेतों में कितना सारा काम पड़ा है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम खेतों के काम को खत्म करके ही जाना। मैं बाजार से लौट कर आके देखूंगा कि तुमने काम खत्म किया है कि नहीं। अब जाओ, यहाँ खड़े खड़े समय न खराब करो, जाकर काम करो। यह सुनकर सूखीराम उदास खेतों में कड़ी धूप में मेहनत से काम करता। उधर उसकी पत्नी कमला और बेटी सूखाराम का इंतजार करती। सूखीराम की बेटी पुष्पा बोली, माँ, पिताजी अभी काम पर से वापस नहीं आए और आपको तो तेज बुखार भी है। पता नहीं पिताजी कब तक लौटेंगे। परेशान न हो बेटी, जमींदार के खेतों के काम को खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। इधर जब शाम हुई, खेतों का काम खत्म हुआ। सूखीराम डॉक्टर के घर गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। अगर आप चलकर उन्हें देख लेते तो बहुत कृपा होगी आपकी। अरे क्यों नहीं सूखीराम, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा काम ही है। चलो मैं चलता हूँ। सूखीराम डॉक्टर को लेकर घर गया। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और बोला, सूखीराम, इनकी तबीयत तो ज्यादा खराब है। इन्हें शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा, नहीं तो इनके जान को खतरा है। यह सुनकर सूखीराम और उसका परिवार काफी दुखी हो गया और बोला, डॉक्टर साहब, अब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जमीन भी नहीं है मेरे पास और न कोई कारोबार जो मैं अपनी कमला का इलाज शहर में करा सकूं। देखो सूखीराम, अगर तुम्हें अपनी पत्नी को बचाना है तो कहीं ना कहीं से तुम्हें पैसों का इंतजाम करना होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। यह कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। अब सूखीराम मायूस रहने लगा। अगली सुबह कमला की तबीयत काफी बिगड़ गई। सूखीराम ने कहा, कमला, तुम परेशान न हो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं जी, बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम मुझे एक वादा करो कि मेरे न रहने के बाद दूसरी शादी कर लोगे, जिससे मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रख सके वो। नहीं कमला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते होंगे तो मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ठीक है कमला, मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं जरूर शादी करूंगा। यह कहने के बाद सूखीराम ने देखा तो कमला मर चुकी थी। अब सूखीराम और उसकी बेटी बहुत उदास रहने लगी। तभी सूखीराम को कमला का दिया हुआ वादा याद आया और उसने शादी करने का निश्चय किया। सूखीराम ने विमला नाम एक औरत से शादी कर ली और उस औरत की एक बेटी थी जिसका नाम ज्योति था। सूखीराम बोला, देखो विमला, मैं अपनी पहली पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुमसे शादी किया हूँ, क्योंकि वह चाहती थी कि पुष्पा की देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए। इसलिए जितना प्यार दुलार को अपनी बेटी ज्योति को करना, उतना ही मेरी बेटी पुष्पा को करना। आप परेशान ना होइए जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जितना ख्याल मैं ज्योति की रखती हूँ, उतना ही ख्याल पुष्पा का रखूंगी और तुम्हें शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। ये सुनकर सूखीराम ने राहत की सांस ली और रात में सब मिलकर साथ में खाना खाते देखकर सूखीराम बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन सूखीराम और उसकी दूसरी पत्नी बिमला बाजार गए
और उसने दोनों बेटियों पुष्पा और ज्योति के लिए बैग और बहुत से खिलौने लिए। दोनों घर वापस आए तो बिमला ने ज्योति को बैग दिया। उस पर पुष्पा बोली, माँ, मेरे लिए एक बैग और खिलौने नहीं लेकर आए हो? हाँ बेटी, तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। अब तुम दोनों कल से साथ में स्कूल जाओ, ठीक है? विमला रात को खाना पकाती है और दोनों बेटियां पुष्पा और ज्योति खेलती हैं। ये सब सूखीराम देखकर बहुत खुश हुआ और हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है मेरी पहली पत्नी कमला सही कह रही थी। शायद उसको पता था कि जब तक घर में बच्चों का ख्याल रखने वाली कोई औरत न हो, तब तक बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं मिल पाता। इस पर बिमला बोली, सुनिए जी, खाना तैयार हो गया है। जाइए और मेरी प्यारी बेटी पुष्पा और ज्योति को बुला दीजिए। वो आकर खाना खा ले। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी दोनों बेटियों को बुलाकर लाता हूँ खाना खाने के लिए। अब बिमला खाना परोसती और दोनों बेटियां पुष्पा ज्योति और पति सूखीराम खाना खाते। खाना खाने के बाद दोनों बच्चे सोने चले गए। सूखीराम ने विमला से कहा, विमला, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम जैसी ज्योति का ख्याल रखती थी वैसे पुष्पा का भी रखोगी। आज ये सब मैं देखकर बहुत खुश हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप परेशान न हो। मैं जैसे ज्योति का ख्याल रखती हूँ, उसी तरह पुष्पा का भी ख्याल रखूंगी। मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन उसका ख्याल उसकी माँ से ज्यादा रखूंगी। हे भगवान, अब मुझे यह सब देखकर पूरा विश्वास हो गया है कि मैंने एक सही औरत से शादी की है। ठीक है बिमला, अब रात बहुत हो गई है, मुझे कल काम पर भी जल्दी जाना है। सुबह हुई पुष्पा और ज्योति एक साथ स्कूल जाते और इधर सूखीराम काम पर निकला। काम पर पहुंचकर जमींदार ने कहा, सूखीराम आ गए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ मालिक, बहुत उदास होकर क्यों बोल रहे हो? क्या बताऊं सूखीराम, आजकल काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए तुम अपना व्यवस्था कहीं और कर लो। यह सुनकर सूखीराम बहुत दुखी हुआ और मायूस होकर वहां से घर लौटा और अपनी पत्नी विमला से सब कुछ बताया। विमला बहुत दुखी हुई और कहा, अब क्या होगा जी, घर का खर्च कैसे चलेगा? अब इतना जल्दी आपको काम कहाँ मिलेगा? तुम परेशान न हो बिमला, मैं कोशिश करूंगा, कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। अगले दिन सूखीराम अपनी पत्नी विमला से कहा, विमला, मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ, तुम दोनों बेटियों का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही घर लौटूंगा। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अपना और अपनी बच्चों का ध्यान रखूंगी, आप बस जल्दी लौट आना। ठीक है विमला, मैं चलता हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और एक सेठ के घर गया और बोला, सेठ जी, कोई काम मिल सकता है? मैं एक ईमानदार और मेहनती मजदूर हूँ। ठीक है, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। अब सूखीराम काम करने लगा। अगली सुबह जब पुष्पा और ज्योति स्कूल जाने को तैयार हुए तो बिमला बोली, पुष्पा, अब तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब घर का काम करो, बहुत सारा काम पड़ा है घर में। और ज्योति बेटी, तुम अकेले स्कूल जाया करो। ठीक है माँ, आज से स्कूल नहीं जाऊंगी और घर का सारा काम करूंगी। अब पुष्पा अकेले घर का सारा काम करती है और विमला उस पर हुक्म चलाती है। विमला कहती है, अरे कल मुंही, ज्योति के स्कूल से आने का समय हो गया है, तुम उसके लिए खाना बना दो, तब तक मैं पड़ोस के घर से आती हूँ। यह कहकर विमला पड़ोस के घर चली गई और इधर पुष्पा खाना बनाने में जुट गई। जब खाना बना चुकी थी तो काफी थक गई थी और जाके लेट गई और लेटते ही सो गई। कुछ समय बाद विमला पड़ोस से और ज्योति स्कूल से आ गई। विमला ने जब पुष्पा को सोते देखा तो गुस्से से बोली, अरे उठ जा महारानी, देख मेरी बेटी ज्योति स्कूल से आ गई। तभी पुष्पा उठी और बोली, माँ, मैं काफी थक गई थी, इसलिए नींद आ गई।
तुझे बहुत नींद आती है, खाने के समय तुझे नींद नहीं आती। जा मेरी बेटी ज्योति के लिए खाना निकाल, वह कितनी भूखी है। वह ज्योति के लिए खाना निकालती है। ज्योति खाना खाने लगती है, तब पुष्पा भी खाना खाने बैठ जाती है। उस पर विमला बोलती है, अरे वो भुक्कड़ दिन में 10 बार खाती है, तब भी तेरा पेट नहीं भरता। जा पहले कुएं से पानी भर ला, तब आकर ठूस, नहीं तो रात में खाना कैसे बनेगा। यह सुनकर पुष्पा कुएं से पानी भरने गई। वहाँ पड़ोस वाली जानकी दादी मिली। जानकी दादी पुष्पा से बोली, और बेटी पुष्पा, स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? कितनी दुबली और कमजोर हो गई हो। दादी, माँ ने स्कूल बंद करवा दिया बोलती है, अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ घर में काम करो। ये स्कूल बंद करवा कर विमला ने अच्छा नहीं किया। देखो बेचारी, जब से सूखीराम शहर गया है, तब से कितनी दुबली और कमजोर हो गई है। ये जो दुर्व्यवहार तुम्हारी माँ बिमला कर रही है, मुझसे देखा नहीं जाता बेटी, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। ठीक है दादी, मैं घर जाती हूँ, नहीं तो माँ गुस्सा होंगी। ठीक है, जाओ बेटी, लेकिन तुम अपना खाने पीने का ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटिया। ठीक है दादी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। यह कहकर पुष्पा वहाँ से चली गई और जब घर पहुँची तो माँ गुस्से में थी और बोली, कहाँ मर गई थी, पानी लाने में इतनी देर लगा दी, खाना क्या आधी रात को बनाएगी। वो आ रही थी, रास्ते में पड़ोस वाली जानकी दादी मिल गई, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अच्छा, तो रास्ते में गप्पे लड़ाने में लग गई थी महारानी, तभी तो सोचूं इतनी देर कैसे लग गया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखेगी कि खाना भी पकाएगी। हाँ माँ, खाना पकाती हूँ। अब पुष्पा अकेले सारा खाना पकाती और खाना होने के बाद बिमला और उसकी सगी बेटी ज्योति खाना खा लेती। फिर जो कुछ सूखा रूखा बचता पुष्पा मन दबाकर खा लेती। सुबह उसका जल्दी उठती और ज्योति का टिफिन तैयार करती और ज्योति को स्कूल भेजकर फिर खाना बनाती। एक दिन विमला ने सोचा, क्यों ना पुष्पा हो कहीं पर काम पर भेजा करूं और मुझे पैसा भी मिलता रहेगा। यह सोचकर बिमला पुष्पा को पड़ोस के एक घर ले गई और उस घर की मालकिन से कहा, मालकिन, यह मेरी बेटी पुष्पा है, ये घर का झाड़ू पोछा से लेकर और सारा काम कर लेती है। अगर इसे अपने घर में काम दे देती है तो बहुत अच्छा होगा। मुझे काम वाली की जरूरत तो है, लेकिन ये इतनी छोटी है, ये अकेले घर का सारा काम कर लेगी। हाँ हाँ मालकिन, ये बहुत मेहनती और समझदार है। मैंने उसे मना किया था कि बेटी तुम अभी पढ़ाई लिखाई करो, काम वाम मत करो, लेकिन इसने कहा कि माँ घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। इतना समझदार है मेरी बच्ची। तो ठीक है, ये कल से समय से काम पर आ जाया करेगी। मालकिन, कल से ये समय पर काम करने आ जाया करेगी। अब पुष्पा रोज सुबह जल्दी उठती और घर का सारा काम खत्म करके उस सेठानी के घर काम पर जा रही थी। तभी पड़ोस वाली जानकी दादी मिली। जानकी दादी ने पूछा, और बिटिया, कैसी हो, कहाँ जा रही हो, इतनी जल्दी में हो? ठीक है दादी, वहीं पड़ोस वाली सेठानी जी के घर पर झाड़ू पोछा करने जा रही थी। क्या उस निर्दयी बिमला ने तुम्हें दूसरों के घर काम करने भेज दी है? उस निर्लज्ज औरत की हिम्मत इतना बढ़ गया है कि एक बेसहारा बच्ची को दूसरे के घर झाड़ू पोछा करने भेजती है। ठीक है, मैं चलती हूँ दादी, नहीं तो लेट हो गई तो मालकिन डांट लगाएगी। ठीक है मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। पुष्पा अब सेठानी के घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर दी और घर पहुंची ही थी कि निर्मला बोली, आ गई महारानी, चलो अब जा जंगल में लकड़ियाँ काट कर ले आ। रात को खाना पकाने को लकड़ियाँ नहीं है। माँ, आज थक गई हूँ और भूख भी बहुत तेज लगी है। पहले खाना खा लेती हूँ, फिर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। शाम को जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लूंगी। बस दिन भर बस खाना ही ठूसना और आराम ही करना, काम मत करना। काम करने को कहो तो नानी मर जाती है। ये सब सुनने के बाद वह बिना खाना खाए जंगल में लकड़ियां लेने गई और लौटने के बाद खाना पकाती। अगली सुबह पुष्पा देर तक लेटी रही। उसका शरीर बुखार से तड़प रहा था। बुखार इतना तेज था कि उसे उठा नहीं जा रहा था। बिमला वहां आई और बोली,
अरे कलमुई काम चोर, घर का सारा काम पड़ा है और सेठानी जी के घर भी काम के लिए जाना है और तू अब तक महारानी की तरह आराम फरमा रही है। माँ, आज मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। आज घर का काम आप कर लीजिए। अच्छा, अब जुबान लड़ाना भी सीख गई है और घर का सारा काम मैं करूं तो तू सिर्फ आराम फरमाने के लिए है। चुपचाप उठ जा, नहीं तो घर से निकाल दूंगी तुझे। यह सुनकर पुष्पा बस लाचार होकर उठती और घर का सारा काम चुपचाप खत्म कर दी और बिना कुछ खाए हुए जेठानी के घर पर काम करने निकल गई। जैसे ही पुष्पा घर से गई, वैसे ही सुखीराम घर पर आ गया। सुखीराम को देखकर बिमला घबरा गई। तभी सुखीराम बोला, क्या हुआ बिमला, इतनी घबराई क्यों हो? मुझे देखकर क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? और मेरी बेटी पुष्पा कहाँ गई, दिख नहीं रही? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी प्यारी बेटी पुष्पा अभी अभी खाना खाकर घूमने गई है अपने सहेलियों के साथ में। अच्छा ठीक है, तो मैं फिर बाजार से लौट आता हूँ। यह कहकर वह बाजार जाने लगा। रास्ते में जान की दादी मिली और बोली, अरे सुखीराम बेटा, और शहर से कब आए? दादी माँ, मैं ठीक हूँ और आज ही शहर से घर आया हूँ, तो सोचा थोड़ा बाजार घूम आऊँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, जो तू शहर से चला आया। तुम्हारी निर्दयी पत्नी बिमला बेचारी पुष्पा बिटिया पर बहुत अत्याचार करती है। नहीं दादी माँ, वो तो पुष्पा बिटिया को अपनी सगी बिटिया से ज्यादा मानती है और उसका ख्याल रखती है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है दादी माँ। नहीं बेटा सुखीराम, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तुझे नहीं पता, तेरे जाने के बाद उस औरत ने फूल जैसी बच्ची के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया है। ये आप क्या कह रही है दादी माँ? वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ बेटा, उसने पुष्पा का स्कूल बंद करवा दिया और घर का सारा काम उस फूल जैसी बच्ची से करवाने लगी। उसके बाद उसके पड़ोसियों के घर में झाड़ू पोछा करने भेजने लगी। वो बेचारी चुपचाप सहती रही। ये सब सुनकर सुखीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई और बोला, इसका मतलब मेरे सामने पुष्पा को अपनी बेटी मानने का ढोंग कर रही थी वो औरत। मेरी वजह से यह अत्याचार चुपचाप सहती रही मेरी बच्ची, लेकिन अब नहीं। यह कहकर सुखीराम वहाँ से चला आया और उसने बिमला का सच सामने लाने के लिए एक प्लान बनाया और बिमला के पास गया और बोला, बिमला, मैं शहर जा रहा हूँ। मालिक का फोन आया था, उसने तुरंत आने को कहा है। लेकिन जी, आप आज ही तो आए हो, 2-4 दिन रुक जाते फिर चले जाना। नहीं विमला, मुझे जाना होगा। पुष्पा और अपना ख्याल रखना। यह कहकर बाहर चला गया और दीवार के पीछे छिप गया। इतने में पुष्पा घर आई। बिमला बोली, आ गई महारानी तू? सेठानी जी के घर में ठीक से काम करती है कि वहाँ भी नखरे दिखाती है? नहीं माँ, मैं वहाँ झाड़ू पोछा और सारा काम मेहनत से करती हूँ। ठीक है, बहुत सफाई देने की जरूरत नहीं है। जा जाकर खाना पका। सुखीराम दीवार के पास खड़ा सारी बातें सुन ली और बिमला के पास गया। सुखीराम को देखकर घबरा गईं और बोली, आप तो शहर चले गए थे। नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। बाजार जाते समय जानकी दादी ने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो। इसलिए यह प्लान बनाया है तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए। और बेटी, तुम ये चुपचाप क्यों सहती रही? पिताजी, भले ही ये मेरी सौतेली माँ है, इसने मुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं उन्हें अपनी सगी माँ से ज्यादा मानती हूँ। यह सुनकर कमला का कलेजा कांप उठा और बोली, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। मेरे इतना जुल्म करने के बाद भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप तो मेरी माँ हैं। अब बिमला पुष्पा को सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी और फिर से पुष्पा को स्कूल भेजने लगी और खुशी खुशी रहने लगी।